मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फेज इक्विलिब्रियम हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में फेज रूल के बारे में बताया था। अब हम आज से लेंगे एप्लीकेशन ऑफ फेज रूल, प्रावस्था नियम के उपयोग। तो सबसे पहले हम प्रावस्था नियम का उपयोग करेंगे एक घटक तंत्र के लिए, वन कंपोनेंट सिस्टम। एक घटक तंत्र के लिए हम प्रावस्था नियम का उपयोग करेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि प्रावस्था नियम के अनुप्रयोगों को प्रावस्था आरेख, फेज डायग्राम के द्वारा अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। इस आरेख को हम कहते हैं प्रावस्था आरेख या फेज डायग्राम। अब हम जानते हैं प्रावस्था नियम क्या है, F + P = C + 2। अब क्योंकि ये एक घटक तंत्र है, इसलिए C की वैल्यू कितनी है यहाँ, 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F + P = 3। F + P = 3, यानी एक घटक तंत्र के लिए स्वतंत्रता की कोटि और प्रावस्थाओं की संख्या का योग 3 के बराबर होता है। For one component system, the sum of degree of freedom and number of phases is equal to 3। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी तंत्र है, उसके लिए प्रावस्थाओं की कम से कम संख्या कितनी होगी, 1। द मिनिमम नंबर ऑफ फेज इन एनी सिस्टम मस्ट बी 1। कम से कम एक प्रावस्था तो होगी। अब क्योंकि प्रावस्था कम से कम 1 होगी, तो स्वतंत्रता की कोटि अधिकतम कितनी होगी, 2। Hence, the maximum number of degree of freedom of one component is 2। अधिकतम स्वतंत्रता की कोटि एक घटक तंत्र के लिए कितनी होगी, 2। और ये कौन सी 2 हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंसंट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि एक ही प्रावस्था है तो कंसंट्रेशन 100% होगा। अब मिनिमम वैल्यू of F can be 0। स्वतंत्रता की कोटि का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 0। अगर F की वैल्यू 0 है तो प्रावस्थाओं की संख्या 3 होगी, यानी अधिकतम 3 प्रावस्थाएं एक साथ पाई जा सकती हैं। मैक्सिमम 3 phases can be found out simultaneously in an equilibrium। अब इस तंत्र, यह जो एक घटक का तंत्र है, इसमें हम देख चुके हैं कि सांद्रता का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो इसके लिए जो प्रावस्था आरेख बनेगा वो किस किस के बीच में बनेगा, दाब और ताप के बीच में। इसलिए इन आरेख को, इन डायग्राम्स को हम कहते हैं PT आरेख, P-T, दाब ताप आरेख भी कहते हैं। इन आरेखों में या इन डायग्राम्स में जितने भी क्षेत्रफल हैं, उनमें स्वतंत्रता की कोटि 2 होगी। जितनी भी लाइंस दिखाई देंगी, उनमें स्वतंत्रता की कोटि 1 होगी, और बिंदु पर स्वतंत्रता की कोटि 0 होगी। इसको अभी हम और डिटेल में समझेंगे तो आप क्लियर समझ पाएंगे कि कैसे होता है ये। तो एक घटक तंत्र का हमारे पास कई एग्जाम्पल्स से मैंने पिछले टर्न पे बताया था। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वाटर सिस्टम को, जल तंत्र या वाटर सिस्टम। आप जानते हैं ये एक घटक तंत्र है, इसका कंपोनेंट, ये घटक क्या है, H2।
लेकिन इसमें 3 प्रवस्था हैं, बर्फ ठोस, जल द्रव और जल वाष्प गैस। दैट इज आइस सॉलिड, वाटर लिक्विड एंड वाटर वेपर गैस। अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये वाटर सिस्टम का फेज डायग्राम है, फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम, जल तंत्र का प्रावस्था आरेख है। देखिए यहाँ पर आरेख, ये डायग्राम, फेज डायग्राम किस किस के बीच में, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। जब कभी भी ग्राफ बनाते हैं तो जो लेस डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं और दूसरी क्वांटिटी वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पर हम लेंगे टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पर और प्रेशर को हम लेंगे वाई एक्सिस पर। टेम्परेचर एक्स एक्सिस पर और प्रेशर वाई एक्सिस पर। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में और प्रेशर एटमॉस्फेयर में। यहाँ जो भी ग्राफ बनता है वो अरेखीय या नॉन स्केलर कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ इतना बड़ा क्षेत्र कवर करना पड़ता है जो स्केल पे बनाना संभव नहीं है। नॉन स्केल का मतलब है समान दूरी के लिए समान पैमाना नहीं होगा। ऐसे आरेखों को हम कहते हैं नॉन स्केलर। तो फेज डायग्राम जितने भी आप देखेंगे वो सब कैसे होते हैं, नॉन स्केलर, या आप कह सकते हैं नॉट ऑन स्केल, पैमाने के अनुसार नहीं। अब आप देख रहे हैं वाई एक्सिस पर, देखिए 0 से 4.58 मिलीमीटर का डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, और 1 एटमॉस्फेयर उसके बिल्कुल पास है, फिर 218 एटमॉस्फेयर, यानी ये पैमाने पर नहीं है, पैमाने के अनुसार नहीं है। तो कैसा है, नॉन स्केलर। अब इसकी महत्वपूर्ण बातें, यहाँ हमें कुछ रेखाएं दिखाई दे रही हैं। देखिए ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये तीनों रेखाएं आपस में ओ बिंदु पर मिलती हैं। आपस में किस बिंदु पर मिलती हैं, ओ बिंदु पर। तो यहाँ पर BOC का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में केवल ठोस बर्फ या सॉलिड आइस पाई जाती है। हम कह सकते हैं ये ठोस बर्फ का घर है, एरिया है। इसी तरीके से COA इस क्षेत्र के अंदर केवल और केवल द्रव जल या लिक्विड वाटर ही पाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये द्रव का घर है। और BOA के राइट हैंड साइड में केवल और केवल जल वाष्प या वाटर वेपर पाई जाती है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ यह जल वाष्प का क्षेत्र है ना, इसके अंदर केवल जल वाष्प ही पाया जाएगा। अब अगर हम वक्र की बात करें, OB वक्र के कर्व के एक तरफ आइस है, बर्फ, और दूसरी तरफ क्या है, जल वाष्प या वाटर वेपर। इसका मतलब क्या है कि इस कर्व के अनुदेश ठोस बर्फ सीधे वाष्प में बदल रही है। आप जानते हैं ठोस का सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है,
ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर इज नोन एज सब्लिमेशन। तो ओ बी वक्र को हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन वक्र हिंदी में, और इंग्लिश में हम कहेंगे सब्लिमेशन कर्व। ओ बी क्या है? ओ बी जो है वो ऊर्ध्वपातन वक्र या सब्लिमेशन कर्व है। इसी तरीके से अगर हम ओ ए कर्व की बात करें तो ओ ए कर्व पर एक तरफ लिक्विड वाटर है और दूसरी तरफ वेपर है। तो इस कर्व के अनुदिश क्या हो रहा है? पानी जो है वो वाष्प में बदल रहा है। हम देख रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है प्रेशर बढ़ता जाता है। तो ये वक्र कहलाता है वेपर प्रेशर कर्व या वाष्प दाब वक्र। ओ ए वाष्प दाब वक्र या वेपर प्रेशर कर्व। अब हम बात करते हैं ओसी कर्व की। ओसी वक्र देखिए डायग्राम में आप देखें, इसके एक तरफ क्या है? सॉलिड आइस और दूसरी तरफ क्या है? लिक्विड वाटर। एक तरफ है बर्फ़, ठोस बर्फ़, और दूसरी तरफ लिक्विड। यानी क्या हो रहा है? ओसी कर्व के अलॉन्ग ठोस बर्फ़ द्रव में बदल रही है। तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं गलन वक्र या फ्यूजन कर्व। हिंदी में कहलाएगा ये गलन वक्र या फ्यूजन कर्व। ये तीनों वक्र ओ बिंदु पर मिलते हैं, जिसको कहते हैं हम ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु। ओ बिंदु क्या कहलाएगा? ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु। क्यों कहलाएगा? इसलिए कहलाएगा क्योंकि ओ बिंदु पर आप क्या देख रहे हैं? ठोस बर्फ भी है, द्रव पानी भी है और वेपर भी है। तो तीनों प्रावस्थाएं एक साथ उपस्थित हैं। All the three phases are present at the point O. Hence, O is known as triple point of water. जल का त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। हिंदी में कहते हैं त्रिक बिंदु। अब थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं। देखिए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी किस में बदलता है? ठोस बर्फ जल में बदलती है। ये आपको दिख रहा है। इसी तरीके से एटमॉस्फेयर पर 100 डिग्री पर द्रव जो है वो वेपर में बदलता है। Z बिंदु आपको दिख रहा है। और इस टेम्परेचर के आगे केवल और केवल वेपर पाई जाती है। तो इस प्रावस्था आरेख में, फेज डायग्राम में हमें कुछ क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, कुछ वक्र दिखाई दे रही हैं और एक बिंदु भी दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वक्र की। ओ ए देखिए, ओ ए क्या बताया मैंने? ओ ए जो है वो है वेपर प्रेशर कर्व, वाष्प दाब वक्र। यहाँ पे देखिए कितनी प्रावस्थाएं हैं? बिल्कुल 2 प्रावस्थाएं। कौन कौन सी 2 प्रावस्थाएं? लिक्विड वाटर और वाटर वेपर, पानी और वाष्प, द्रव और वाष्प। तो अगर हम फेज रूल लगाएं F = C - P + 2, C की जगह 1, प्रावस्थाओं की जगह P की जगह 2 और +2, यानी F = 1। यानी ये जो वक्र है OA, इसके अनुदेश स्वतंत्रता की कोटि 1 होगी। द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज अलॉन्ग OA कर्व इज 1। जो आपने किससे निकाला? प्रावस्था नियम से निकाला या फेज रूल से डिडक्ट किया। इसका मतलब ये है कि ताप और दाब दोनों में से आप एक ही को स्वेच्छा से स्थिर कर सकते हैं।
दूसरा, उसके अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो जाएगा। देखिए, यदि हमने कहा कि वाष्प और द्रव जल साम्यावस्था में, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो टेम्परेचर अपने आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। टेम्परेचर को फिर आप चेंज नहीं कर सकते। यदि आपने थोड़ा भी चेंज किया, थोड़ा सा कम किया, तो आपको वाटर वेपर नहीं मिलेगा। थोड़ा ज़्यादा करा तो आपको लिक्विड वाटर नहीं मिलेगा। तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पर टेम्परेचर एक ही होगा जब दोनों अवस्थाएं साथ साथ मिलेंगी। इसी तरीके से यदि आपने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, ग्राफ में देखिए आप, तो प्रेशर अपने आप फिक्स हो जाएगा। यानी हम केवल एक ही चीज़ को परिवर्तित कर सकते हैं। वी कैन वेरी ओनली आइदर टेम्परेचर और प्रेशर। इसलिए यहाँ स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 1 है, जो कि फेज रूल से आप देख रहे हैं। तो ये हुआ आपका O1 वक्र, OA कर्व। अब यदि हम बात करें OB कर्व की, देखिए OB, ये क्या है? ऊर्ध्वपातन कर्व है या सब्लिमेशन कर्व है। यहाँ भी आपको 2 प्रावस्थाएं दिख रही हैं, बर्फ और वेपर। तो फेज रूल अगर आप लगाएंगे F = 1 - 2 + 2, यहाँ भी स्वतंत्रता की कोटि कितनी आएगी आपकी? 1। इसका मतलब है यहाँ भी या तो आप प्रेशर को चेंज कर सकते हैं या टेम्परेचर को। दोनों को आप एक साथ परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आप खुद ही देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर एक ही टेम्परेचर है जहाँ दोनों प्रावस्थाएं एक साथ मिलेंगी। कोई भी OB कर्व के अलॉन्ग आप कोई भी प्रेशर ले लीजिए, तो उस प्रेशर से केवल एक ही टेम्परेचर आएगा जो लाइन पर आएगा, कर्व पर आएगा। इसी तरीके से आप कोई भी प्रेशर टेम्परेचर ले लीजिए, कर्व के ऊपर प्रेशर की वैल्यू केवल एक ही आएगी। तो ऊर्ध्वपातन कर्व या सब्लिमेशन कर्व OB के अलॉन्ग भी स्वतंत्रता की कोटि कितनी है? 1। इसी तरीके से हम OC कर्व को भी देख सकते हैं। OC वक्र, ये अलग अलग ताप और दाब पर किसके बीच में साम्य है? एक तरफ है ठोस बर्फ और दूसरी तरफ है द्रव जल। It indicate the equilibrium at different temperature and pressure between solid ice and liquid water। फिर से प्रावस्था की संख्या 2 आ गई, यानी स्वतंत्रता की कोटि कितनी आ गई हमारे पास? केवल और केवल 1। आप देख रहे हैं, यदि दाब 1 एटमॉस्फेयर है तो ताप 0 डिग्री के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ताप को आप नहीं बदल सकते। या आप कह सकते हैं अगर ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आप दाब को परिवर्तित नहीं कर सकते। दाब 1 एटमॉस्फेयर ही होगा। अर्थात स्वतंत्रता की कोटि 1 है। आप या तो ताप को परिवर्तित कर सकते हैं या दाब को, दोनों को एक साथ परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यदि आपने दोनों को परिवर्तित किया तो साम्यावस्था नष्ट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। किसके बीच में? सॉलिड आइस और लिक्विड वाटर के बीच में। तो इस तरीके से हमने देखा कि तीनों वक्रों के अनुदिश स्वतंत्रता की कोटि 1 होती है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1 along both the all the 3 curves। अब आप इसमें देख रहे हैं OA', OA', इसको हम कहते हैं सुपर कूलिंग कर्व या हिंदी में अति शीतलन वक्र। क्या है ये?
कभी कभी क्या होता है, यह भी संभव है कि यदि जल को अत्यंत धीरे धीरे सावधानी से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे भी ठंडा किया जाए तो भी वो बर्फ ना बने और किस अवस्था में रहे, द्रव अवस्था में रहे, तब ये वक्र प्राप्त होता है। ये देखिए, हम क्या कर रहे हैं, जल को ठंडा कर रहे हैं। कायदे से क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये किस में बदल जाना चाहिए, बर्फ में। लेकिन टेम्परेचर हमने धीरे 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 और कम करा और 0 डिग्री के नीचे भी अगर हमें द्रव जल प्राप्त होता है तो हमें OA- वक्र प्राप्त होगा। यह वक्र अति शीतलित द्रव, सुपर कूल लिक्विड का वेपर प्रेशर कर्व है। AO तो नॉर्मल वेपर प्रेशर कर्व है और OA- सुपर कूल लिक्विड का वेपर प्रेशर कर्व है। यहाँ भी साम्यावस्था में, क्या साम्यावस्था में, अति शीतल द्रव मतलब सुपर कूल लिक्विड और वेपर, दो प्रवस्थाएं आपस में साम्यावस्था में। लेकिन ये साम्य अस्थायी होता है। यदि हम इसमें एक छोटा सा भी बर्फ़ का टुकड़ा मिला दें तो सारा का सारा लिक्विड तुरंत आइस में या बर्फ़ में बदल जाएगा। इसलिए इस साम्यावस्था को हम कहते हैं मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, मित स्थायी साम्यावस्था। मित स्थायी साम्यावस्था कब प्राप्त होती है, जब हम जल को धीरे धीरे सावधानी पूर्वक ठंडा करते हैं। तो ये स्थिति आ सकती है कि 0 डिग्री के से कम ताप पर भी हमें द्रव ही मिला रहे। द्रव जो है वो ठोस में नहीं, बर्फ में नहीं बदले। लेकिन OA-, तो OA- पर भी दो प्रावस्थाएं। कौन सी दो प्रावस्थाएं, बर्फ और वेपर नहीं, क्या, सुपर कूल लिक्विड, अति शीतित द्रव और वेपर। स्वतंत्रता की कोटि यहाँ भी एक होगी, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अस्थायी होता है, जैसे ही हम इसमें छोटा सा टुकड़ा बर्फ़ का डालेंगे सब इसका सब द्रव जो है वो बर्फ़ में बदल जाएगा। इसको हम कहते हैं मित स्थायी साम्य या मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब तीनों कर्व O बिंदु पर मिलते हैं। तीनों कर्व किस पे मिल रहे हैं, O बिंदु पर। देखिए, O को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु। यहाँ प्रावस्थाएं कितनी हो गई, 3। देखिए, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, सॉलिड आइस आ रही है, लिक्विड वाटर है और वाटर वेपर भी है। तो प्रावस्थाओं की संख्या कितनी हो गई, 3। F = C की जगह 1 -3 + 2 यानी 0। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि कितनी है, 0। इसका मतलब है ना तो हम प्रेशर बता सकेंगे, चेंज कर सकेंगे, और ना टेम्परेचर। ये तीनों प्रावस्थाएं एक निश्चित ताप और निश्चित दाब पर ही एक साथ पाई जा सकती हैं। क्या है वो, निश्चित दाब है 4.58 मिलीमीटर मरकरी और ताप है 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कहने का मतलब है कि यदि हमारा ताप 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड है और दाब 4.58 मिलीमीटर मरकरी है, तो उस अवस्था में तीनों प्रावस्थाएं एक साथ पाई जाएंगी, ठोस, द्रव और गैस, बर्फ, पानी और वाष्प।
तीनों एक साथ पाई जाएंगी। तो क्योंकि 3 प्रावस्थाएं एक साथ पाई जा रही हैं, इसलिए ये कहला रहा है त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट। और क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता की कोटि 0 है, इसलिए हम इस बिंदु को कहते हैं अचर बिंदु या इनवेरिएंट पॉइंट। अचर बिंदु या इनवेरिएंट पॉइंट। इस बिंदु पर, ओ बिंदु पर ताप और दाब का मान क्रमशः 0.075 डिग्री सेंटीग्रेड और 4.58 मिलीमीटर मरकरी है। अब ये बिंदु अचर है। अगर हम ताप या दाब में थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दें, कम या ज़्यादा कर दें, तो एक ना एक प्रावस्था विलुप्त हो जाएगी। यदि हम ये कहते हैं कि तीनों प्रावस्थाएं बर्फ, पानी और वाष्प एक साथ हैं, तो हमें ना तो टेम्परेचर बताने की ज़रूरत है और ना प्रेशर। टेम्परेचर निश्चित होगा, कितना होगा? 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर भी निश्चित होगा 4.58 मिलीमीटर। तो इस तरीके से ये हमारा त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट है या अचर बिंदु है, इनवेरिएंट पॉइंट। अब हम क्षेत्र की बात करते हैं, एरिया BOC। केवल एक प्रावस्था है। अब क्योंकि केवल एक प्रावस्था है, इसलिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी आएगी? 2। P + F = C + 2, 1 + F = 1 + 2, तो F = 2। यानी अगर हम कहते हैं कि हमारे पास बर्फ़ है, तो हमें उसका ताप और दाब दोनों बताना पड़ेगा, क्योंकि एक निश्चित दाब पर अलग अलग ताप पर बर्फ़ हो सकती है और एक निश्चित ताप पर अलग अलग दाबों पर भी बर्फ़ पाई जा सकती है। तो इसलिए यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि कितनी है? 2। If we said we have a solid ice, then we have to express its temperature as well as pressure, because for a particular temperature pressure may be different, and for a particular pressure the temperature may be different of for the single phase ice, एक प्रावस्था के लिए। इसी तरीके से अगर हम क्षेत्र COA की बात करें, तो भी केवल एक ही प्रावस्था है। यहाँ भी स्वतंत्रता की कोटि 2 होगी। अगर हम पानी की बात करते हैं कि हमारे पास पानी है, तो हमें उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बताना पड़ेगा। हम क्या एक वायुमंडलीय दाब पर पानी है, तो 25 डिग्री पे भी हो सकता है, 30 डिग्री पे भी हो सकता है, 90 डिग्री पे भी हो सकता है। यदि हम कहें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है, तो वो 1 एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, 5 एटमॉस्फेयर पे भी हो सकता है, 10 एटमॉस्फेयर पे भी हो सकता है। इसलिए हमें पानी का ताप और दाब दोनों ही बताना पड़ेगा, और यहाँ इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि 2 है। इसी तरीके से BOA या AOB क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ भी एक ही प्रावस्था है, वाटर वेपर या जल वाष्प। यहाँ भी स्वतंत्रता की कोटि कितनी है? 2। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बताना पड़ेगा। तो अब हमने क्या देखा कि तीनों क्षेत्रों में केवल एक एक प्रावस्था ही है, इसलिए स्वतंत्रता की कोटि 2 है। हमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बताना पड़ेगा। 2 स्वेच्छा से हम कारकों का निर्धारण कर सकते हैं। Along any area, the number of phases is 1. So, the degree of freedom is 2. That is pressure and temperature. कर्व के अनुदेश 2 प्रावस्थाएं, इसलिए स्वतंत्रता की कोटि 1 है, या तो ताप या दाब। Along curve, there are 2 phases. Degree of freedom is 1. So, we have to express either temperature or pressure.
त्रिक बिंदु ट्रिपल एक ट्रिपल पॉइंट है जिस पर स्वतंत्रता की कोटि 0 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0. नाइदर वी हैव टू एक्सप्रेस टेम्परेचर नॉर प्रेशर. तो जल सिस्टम तंत्र में 3 क्षेत्र हैं, 3 वक्र हैं और एक त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट है. अब हम देखते हैं कि दाब और ताप में परिवर्तन करने से साम्य अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है. इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम. दाब और ताप में परिवर्तन करने से साम्य अवस्था पर प्रभाव. इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम. देखिए, तंत्र के ताप या दाब में परिवर्तन करने पर हुए परिवर्तन को क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम फेज डायग्राम या प्रावस्था आरेख की सहायता से समझ सकते हैं. देखिए, फिर हमें डायग्राम ही देखना पड़ेगा. तो ये देखिए, अब हम ये जानना चाहते हैं कि बर्फ़ को जब वो एक वायुमंडलीय दाब पर और किसी निश्चित ताप पर है, जिसे हमने दिखाया बिंदु X से, तो गर्म करने पर, ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा. हमारे पास बर्फ़ है बिंदु X पर, यानी उसका दाब है 1 एटमॉस्फेयर और ताप है X के अनुदिश, X के अलग. जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे, ये बाईवेरिएंट है, द्विचर है, इसलिए समान दाब पर ताप का मान कुछ भी हो सकता है. कहाँ तक? y तक. स्थिर दाब पर दाब स्थिर है. कितना है दाब? 1 वायुमंडलीय. स्थिर दाब पर बर्फ को हम धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं. ये सिस्टम, ये तंत्र x y की ओर विस्थापित होगा. जैसे ही ये y पर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, बिंदु y पर गलन प्रारंभ होगा, यानी सॉलिड आइस लिक्विड वाटर में बदलना प्रारंभ करेगी और द्रव प्रावस्था भी दिखाई देगी y के बाद. अब तंत्र में 2 अवस्थाएं y पर, यानी स्वतंत्रता की कोटि 1 होगी. अब जब तक सारी बर्फ पानी में नहीं बदल जाएगी तब तक दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा. तब तक ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा. जैसे हम y बिंदु पर आए, y बिंदु पर क्या होगा, बर्फ जो है वो पानी में बदलने लगेगी और जब तक बर्फ पानी में बदलने लगेगी तब तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे हम हीट देते जाएं. आप जानते हैं वो जो ऊष्मा हम देंगे, हीट हम देंगे, वो किस काम में आएगी, वो गलन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के रूप में प्रयोग होगी. जब y बिंदु पर सारी की सारी बर्फ पानी में बदल जाती है, यानी उसका गलन पूर्ण हो जाता है, तब ये y से z की तरफ बढ़ना चालू होता है टेम्परेचर. और जैसे ही z बिंदु पर आते हैं तो क्या होता है, द्रव वाष्प में बदलने लगता है, यानी वाष्पीकरण शुरू हो जाता है और वाष्प प्रावस्था भी दिखाई देने लगती है, वेपर फेज भी दिखाई देने लगती है. पुनः 2 प्रावस्थाएं हो गई, स्वतंत्रता की कोटि 1 हो गई. लगातार गर्म करते जा रहे हैं लेकिन ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है. कब तक? जब तक सारा का सारा द्रव वाष्प में नहीं बदल जाता. टेम्परेचर डज नॉट चेंज until whole of the liquid
इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स। जो ऊष्मा हम दे रहे हैं वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में काम में आ रही है। जब सारा का सारा द्रव वाष्प में बदल जाता है तो फिर उसके बाद जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसके बाद जैसे हम हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ता जाता है और ये जेड वाष्प का ताप रेखा जेड जेड डैश के समानांतर बढ़ता जाता है। तो ये था दाब और ताप में परिवर्तन से साम्य अवस्था पर प्रभाव। जब तक एक प्रावस्था दूसरी प्रावस्था में नहीं बदलती है, वक्र पे पहुंचने के बाद ताप स्थिर हो जाता है। फिर जब रूपांतरण पूरा हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर ताप धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से आज हमने डिस्कस किया जल तंत्र या वाटर सिस्टम, जो कि एक घटक तंत्र था या वन कंपोनेंट सिस्टम था। इसको जब आप धीरे धीरे स्टडी करेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।